वेलकम एवरीवन, वेलकम टू उड़ीसा आईएएस एकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आपके लिए लेकर के आए हैं PYQ सीरीज ऑफ OPSC। आपका एग्ज़ाम 27 अक्टूबर को होने वाला है और हम चाहते हैं कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से करके जाएं, इसलिए मैं लेकर के आया हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ 2022 और इसके जो बेस्ट आंसर्स आपको जानने चाहिए वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में। मैं हूं साद सर, आपके लिए लेकर के आए हूं PYQ सीरीज। तो चलते हैं आगे, क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर में, दिस क्वेश्चन इज रिगार्डिंग G20 डेवलपिंग नेशन और यहाँ आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिलेटिंग टू G20 डेवलपिंग नेशन। तो पहले समझते हैं G20 डेवलपिंग नेशन क्या है। सो G20 डेवलपिंग नेशन एक सेपरेट ग्रुप है। सबसे पहली बात ये याद रखेंगे, ये G20 नहीं है, ये G20 से एक सेपरेट ग्रुप बनाया गया है, ठीक है। और इसमें मेनली क्या है, ये एक सेपरेट कैसे है, तो पहले याद रखिएगा कि G20 जो कि 1999 में बना था, ये वो ग्रुप नहीं है। ये कब बना, सो ये याद रखेंगे, ये ग्रुप बना था अगस्त 2003 में। So the block of developing nation was established in अगस्त 2003। So ये पहला स्टेटमेंट जो आप देख पा रहे हो ये गलत है। दूसरी बात आपको याद रखना है कि ये जो ग्रुप है ये बना था 5th मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ WTO। So 5th मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ WTO में ये नेशन जो है, ये ग्रुप क्रिएट हुआ। दूसरी बात पूछा है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। सो जो G20 डेवलपिंग नेशन का हेडक्वार्टर है ये पटना में जो आपको दिखाया जा रहा है, ये मेनली आपको इसके ऊपर में डिस्प्यूट है, ये याद रखेंगे। इसका हेडक्वार्टर जो है, अपडेट मैंने आपके लिए कर दिया, ये हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और इस ग्रुप को हम G20 या फिर G20 प्लस या फिर G23 के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें एट प्रेजेंट टोटल 23 कंट्रीज जो हैं इसके मेंबर्स हैं। इस ग्रुप का सेपरेट जो इम्पोर्टेंस है वो ये याद रखेंगे कि ये वर्ल्ड के 60% वर्ल्ड पॉपुलेशन को रिसाइड करता है, ये टोटल ग्रुप, ठीक है। वर्ल्ड पॉपुलेशन का 60% इसमें है। इसके अलावा 70% फार्मर्स जो हैं इसी एरिया में, इसी ग्रुप्स में रहते हैं। इसके अलावा ये ग्रुप जो है 26% वर्ल्ड के एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व, वर्ल्ड का 26% एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जो है ये G20 डेवलपिंग नेशन ही करती हैं। अभी एक बात को समझते हैं कि G20 डेवलपिंग नेशन जो कि एक सेपरेट ग्रुप है, इसी की तरह G20 जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो G20 क्या है और G20 का इंपॉर्टेंस क्या है। सो हमें जानते हैं कि G20 जो कि एक टोटल 19 सोवरेन कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन प्लस अफ्रीकन यूनियन का ग्रुप है, ठीक है। इसमें मेनली याद रखेंगे कि अफ्रीकन यूनियन ने रिसेंटली ही इस ग्रुप को ज्वाइन किया है। 2023 में जो लास्ट G20 समिट हुआ था इन न्यू दिल्ली, सो G20 समिट न्यू दिल्ली में अफ्रीकन यूनियन ने ज्वाइन किया है दिस G20 ग्रुप को। अफ्रीकन यूनियन के इस ज्वाइन करने के टाइम में जो ये समिट हुआ था वो कहाँ हुआ है, ये समिट हुआ था न्यू दिल्ली के अंदर में। न्यू दिल्ली में ये समिट हुआ था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के चेयरमैनशिप में ये समिट हुआ था। इसका थीम क्या था G20 2023 का, ये G20 2023 का थीम आपसे पूछ सकता है, याद रखेंगे। इंग्लिश में आप इसे बोलेंगे वन अर्थ वन फैमिली, ठीक है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। सो ये इंग्लिश में तो बोलते हैं, लेकिन हमें ये याद रखना है वसुदेवा कुटुंबकम। सो ये है हमारा G20 का मेनली कुटुंबकम, ये है G20 का थीम। सो ये लास्ट जो समिट हुआ था उसका थीम आपको बताया गया। यहाँ आपने G20 के बारे में सारा चीज़ जान के रखा। देखिए ये क्वेश्चन का जो आंसर आपके उस साल में दिया गया था ये था ऑप्शन डी, यानी ये दोनों स्टेटमेंट को भी करेक्ट लिया गया। मैंने आपको लेटेस्ट डेटा अपडेट करके बताया, इसमें 23 नेशंस हैं और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो मैं इसका करेक्ट आंसर आपको नहीं बता रहा हूँ, सिंपल बता रहा हूँ कि ये जो प्रेजेंट डेटाज हैं इसके ये हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर में, क्वेश्चन है ड्यूरिंग ऑस्ट्रेलियाज विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पेल्ड आउट अबाउट 3 C's 3 D's एंड 3 E's, ठीक है। ये 3 C's 3 D's और 3 E's क्या है अकॉर्डिंग
टू द स्टेटमेंट मेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो ये याद रखेंगे, मई 2023 में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ऑस्ट्रेलिया विजिट किया था और ऑस्ट्रेलिया में कुडोस अरेना, ये पर्टिकुलरली इस जगह पर उन्होंने अपना एक स्पीच दिया था। किसके लिए? इंडियन डायस्पोरा के लिए। इसमें उन्होंने 3 Cs का मेंशन किया है। ये 3 Cs क्या है? तो याद रखिए ये 3 Cs हैं, कॉमनवेल्थ, क्रिकेट एंड करी। 3 Ds क्या है ये भी याद रखिए, ये भी कभी आपसे पूछा जा सकता है। ये 3 Ds क्या है? सो 3 Ds स्टैंड्स फॉर डायस्पोरा, डेमोक्रेसी एंड दोस्ती। ठीक है, ये 3 Ds ये 3 है। और 3 E's क्या है? तो ये याद रखेंगे, इकोनॉमी, एनर्जी एंड एजुकेशन। तो ये 3 E's क्या हैं ये भी याद रखिएगा। अभी बात करते हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बारे में। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का एक लॉन्ग रिलेशनशिप है और एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है। रिसेंटली अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने रिसेंटली इंडिया को एज ए स्ट्रैटेजिक पार्टनर और टॉप सिक्योरिटी पार्टनर आइडेंटिफाई किया है उनके नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी में। तो ये याद रखेंगे कि हमारा एक अच्छा रिलेशन है ऑस्ट्रेलिया के साथ। अगर रिलेशन की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के साथ मेनली जो है हमारा एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पॉलिसी है, जिसके थ्रू मेनली यहाँ पर 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग कराया जाता है। ठीक है, सो 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग होता है हर साल। इसके अलावा ये याद रखेंगे कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत अच्छा रिलेशन है और इस टोटल इंडियन ओशियन रीजन में ये दोनों काउंटर बैलेंस करने की कोशिश कर रही हैं चाइना को। मेनली ऑस्ट्रेलिया ने एक इंडिया के पॉलिसी जो है ऑस्ट्रेलिया ने उसे एक्सेप्ट किया है और सपोर्ट किया है। क्या है वो पॉलिसी? इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव। सो इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव में मेनली ऑस्ट्रेलिया ने इसे एक्सेप्ट किया है और इसे सपोर्ट कर रही है। इसके अलावा हम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को कहां देख पाते हैं एक साथ में? सो आप क्वाड ग्रुप का नाम जानते हैं, जिसमें मेनली जापान, यूएसए प्लस इंडिया पहले से शामिल है और अभी ऑस्ट्रेलिया को भी इसमें शामिल किया जा रहा है। सो क्वाड ग्रुप के जरिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिया में मिलिट्री एक्सरसाइज या फिर ऑल ओवर इन चारों ग्रुप्स के मिलके एक एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज चारों कंट्रीज का मिलके कराया जाता है। वो एक्सरसाइज क्या है? तो याद रखेंगे, मालाबार एक्सरसाइज होता है इन चारों को मिल करके। इसके अलावा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में इंपॉर्टेंट क्या क्या एक्सरसाइज होते हैं? सो आप लोग को याद रखना है ऑस इंडिक्स। ठीक है, तीसरा एक्सरसाइज जो आपको याद रखना है जो ऑस्ट्रेलिया इंडिया के साथ में होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? अस्ट्रा हिंद। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसके अलावा हम इसे किस बारे में जानते हैं? ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का एक अच्छा स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है। यहाँ हमने इन तीनों C's और तीनों D's और तीनों E's के बारे में समझा। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, इस सेशन को। देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है, क्वेश्चन है रिगार्डिंग सिंगोल। सो ये सिंगोल का क्वेश्चन इसलिए आया क्योंकि ये देखिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। इससे पहले मैंने जो 2 क्वेश्चंस भी बताया वो भी करंट अफेयर्स के सेक्शन से ही आए थे। अच्छे से समझिए कि ये करंट अफेयर्स से ही क्वेश्चन कैसे आया, क्योंकि मई 28 में 2023 को न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में सिंगोल का स्थापना किया गया है। सिंगोल क्या है पहले समझते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस में दिया भी हुआ है, सिंगोल सिग्निफाइज द ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम ब्रिटिश टू इंडियंस। तो पहले सिंगोल का इंपॉर्टेंस समझते हैं। देखिए तमिलियन कंट्रीज में, तमिलियन जो स्टेट्स हैं हमारे नीचे इंडिया के, तो उनमें मेनली बहुत ही एंशिएंट टाइम से चोला एम्पायर का ये एक रवायत रहा है कि कभी भी जब पावर ट्रांसफर किया जाता था, आज भी तमिल कंट्री में जब एक प्रीस्ट के थ्रू दूसरे प्रीस्ट के पास पावर ट्रांसफर किया जाता है तो सिंगोल जो है ट्रांसफर किया जाता है, यानी सिंगोल सिंबलाइजेस द ट्रांसफर ऑफ पावर, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट समझते हैं इसके दूसरे पॉइंट को, इट सिंबलाइजेस द मराठा कल्चर। तो मैंने अभी आपको बताया कि तमिलियन कल्चर है, चोला डायनेस्टी से रिलेटेड है, यानी ये मराठा कल्चर नहीं हो सकता। तो ये आप पहले याद रखेंगे कि ये भी गलत स्टेटमेंट है। आगे बढ़ते हैं, द सिंगोल हैज बीन
री इंट्रोड्यूस्ड इन न्यू पार्लियामेंट भवन ऑफ इंडिया। तो मैंने आपको बताया कि 28 मई 2023 को जब न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का स्थापना कराया गया है तो चेयरमैन यानी जो स्पीकर होते हैं लोकसभा के, उनके सीट के पास में सिंगोल का स्थापना किया गया है। सो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर आगे बढ़ते हैं, ये बहुत ही यूनिक स्टेटमेंट है, इसके ऊपर मैं आपको एक स्टोरी बताने वाला हूं। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक्सेप्टेड सिंगोल एट 10:45 PM ऑन अगस्त 14, 1947 फ्रॉम अधिनम ऑफ केरला। तो पहली बात ये याद रखें कि 14 अगस्त 1947 को प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू को ये सिंगोल दिया गया था, लेकिन वो कहां से दिया गया था? सो वो अधिनम ऑफ केरला से नहीं बल्कि अधिनम ऑफ तमिलनाडु से दिया गया था। दूसरी बात ये याद रखेंगे कि ये कॉन्सेप्ट कैसे आया, ये सिंगोल का कॉन्सेप्ट कैसे आया। तो आपको पता होगा कि हमारे जो लास्ट गवर्नर जनरल थे इंडिया के, लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने पूछा कि कौन सा ऐसा सेरेमनी कराया जाए जिसके थ्रू ब्रिटिश जो है इंडिया को ट्रांसफर ऑफ पावर करे। तो मेनली हमें जानते हैं कि हमारे इंडिया के लास्ट जो इंडिपेंडेंट गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? तो हम जानते हैं इंडिया के जो मेनली थे वो थे सी राजगोपालाचार्य। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सी राजगोपालाचार्य से ये पूछा कि क्या हम कौन सा ऐसा सेरेमनी करें जिसके थ्रू ये ट्रांसफर ऑफ पावर कराया जाए। तो सी राजगोपालाचार्य ने ये बताया था, तमिलियन कंट्री में कुछ ऐसा होता है। तमिलियन कंट्री बोलने का मकसद ये है कि तमिल स्टेट्स में ये कुछ ऐसा सेरेमनी है जिसके थ्रू मेनली ट्रांसफर ऑफ पावर कराया जाता है। तो जवाहरलाल नेहरू ने इसे एक्सेप्ट किया और 14 अगस्त के रात में ही ये इनको दिया गया था। इसमें मेनली क्या होता है, सिंगोल में ऊपर की तरफ जो है नंदी बनाया हुआ है, ठीक है। ये गोल्ड या सिल्वर प्लेटेड होता है, पहली बात गोल्ड या सिल्वर प्लेटेड होता है, और ये एक स्टिक के तरह है, इसके ऊपर में नंदी बना हुआ होता है, ठीक है। नंदी क्या सिंबलाइज करता है? सो नंदी जो कि बुल है किसका? सो हम लोग लॉर्ड शिवा के बुल के नाम से जानते हैं। नंदी मेनली सिंबलाइजेस न्याय। नंदी क्या सिंबलाइज करता है? नंदी सिंबलाइजेस न्याय और जस्टिस। मेनली यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि ये सिंगोल का कॉन्सेप्ट क्या है। इसमें आपको ये बात भी याद रखना है कि जब जवाहरलाल नेहरू को ये सिंगोल दिया गया था तो उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने इसे मेनली डोनेट कर दिया म्यूजियम में इलाहाबाद में। उसके बाद क्या हुआ, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जब सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम को जब दोबारा से ये नया पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाया गया तो ये डिसाइड किया गया कि यहाँ पर दोबारा से सिंगोल को स्थापित किया जाएगा। सो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर में क्वेश्चन नंबर 4 जो आपकी स्क्रीन के ऊपर में दिख रहा है, दिस इज रिलेटेड विद द विड्रॉल ऑफ ₹2000 करेंसी नोट्स। सो आपको पता होगा कि 2023 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2000 रुपए के नोट्स को विड्रॉ कर लिया है। सो रीजंस या उसी से ये करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन आपके लिए बनाया गया था, ठीक है। सो ये करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करें। देखिए दिस इज ए मूव ऑफ आरबीआई कंपाउंड नोट पॉलिसी। तो मैं पहले आपको समझा दूं कि आरबीआई के क्लीन नोट पॉलिसी के मुताबिक, आरबीआई क्लीन नोट पॉलिसी के मुताबिक इस नोट को उठाया गया है, विड्रॉ किया गया है। दूसरी बात, इट एम्स टू प्रोवाइड पब्लिक विथ हाई क्वालिटी करेंसी नोट्स। द करेक्शन इज राइट कि ये बात सही है कि हाँ भाई इसे पब्लिक के लिए हाई क्वालिटी नोट्स प्रोवाइड करने के लिए ये मूव लिया गया है। तो ये वाला तो गलत हो गया था, ये सही है। आगे चलते हैं, 2000 करेंसी नोट्स वेयर इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 2015। तो आपको याद होगा कि डीमोनेटाइजेशन के बाद ही ये नोट्स जो है सर्कुलेशन में आए थे। तो डीमोनेटाइजेशन अगर हुआ था 8 नवंबर 2016 को, सो ये 2015 में तो आ ही नहीं सकते, ये भी गलत है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ऑप्शन नंबर 4। प्रिंटिंग ऑफ ₹2000 करेंसी नोट्स वेयर स्टॉप्ड इन द ईयर 2018-19। सो ये सही बात है कि 2018-19 के बाद से 2000 रुपए के नोट को प्रिंट नहीं किया गया, ठीक है। और फाइनली 2023 में इसे टोटली विड्रॉ करने का मूव लिया गया है, यानी गवर्नमेंट ने इसे लीगल टेंडर रखने का जो मेन डिसीजन है, ठीक है, और इसे रिप्रेजेंटेटिव मनी बनाए रखने का जो मोटिव था इसे ख़त्म कर दिया और आज के डेट में ये टोटली जो है विड्रॉ कर लिए गए। सो अब ये लीगल टेंडर भी नहीं है और रिप्रेजेंटेटिव मनी भी नहीं है। लेकिन लीगल टेंडर के ऊपर में गवर्नमेंट ने कोई बात नहीं कही थी, तो ये दिमाग में रखना है कि रिप्रेजेंटेटिव मनी अब ये नहीं है, ठीक है।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा इस हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो इसके हिसाब से इसका आंसर 2 और 4 होना चाहिए। इसके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज रिलेटेड विथ फॉरेस्ट प्लस 2.0 प्रोग्राम। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फॉरेस्ट प्लस 2.0 प्रोग्राम ये किसने लॉन्च किया। तो ये पहले याद रखेंगे, ये प्रोग्राम जो है एक 5 साल का पार्टनरशिप है बिटवीन यूएसएड एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। सो ये कब से आया है, तो ये 2019 से सर्कुलेशन में है, ठीक है। इसके बाद फॉरेस्ट प्लस 2.0 प्रोग्राम का जो मेन मोटिव है, ये मेनली फॉरेस्ट फॉर वेल्थ एंड हेल्थ, ये मोटिव रखता है। इसका जो थीम है, इस प्रोग्राम का जो ऑब्जेक्टिव है वो है फॉरेस्ट फॉर वेल्थ एंड हेल्थ। तीसरा नंबर ऑप्शन देखते हैं, Tetra Tech is a building capacity across the landscape in 3 states in India। एक्चुअली क्या है, फॉरेस्ट प्लस 2.0 प्रोग्राम के अंदर में जो है फॉरेस्ट डेवलपमेंट का एक मोटिव लिया गया 3 स्टेट्स में। ये 3 स्टेट्स कौन कौन से हैं पहले दिमाग में रखेंगे। ये 3 स्टेट्स हैं बिहार, तेलंगाना और केरला, ठीक है, बिहार, तेलंगाना और केरला। इनके पर्टिकुलर कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिन पे ये पॉलिसी या ये जो फॉरेस्ट प्लस 2.0 प्रोग्राम है इसे इम्प्लीमेंट किया गया है। तो ये क्या है, पहले तो ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं याद रखें। तो ये गया में, इसके अलावा तेलंगाना के मेदाक में, और इसके अलावा केरला के थिरुवनाथापुरम में इस पॉलिसी को अपनाने का कोशिश किया गया है, थिरुवनाथापुरम में। पहली बात ये समझे कि इन्हीं जगहों पर क्यों ये ऐसा स्टेप लिया गया, क्योंकि बिहार जो है फॉरेस्ट डिफिशिएंट होने की वजह से, इसके अलावा तेलंगाना में ड्राई रीजन ज़्यादा होने की वजह से, और केरला में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ज़्यादा होने की वजह से इन एरियाज़ को सिलेक्ट किया गया है। सो ये टेट्रा टेक जो कंपनी है ये एक यूएस बेस्ड कंपनी है, ठीक है। इसने इंडिया के एक एजेंसी IORA के साथ, जो कि न्यू दिल्ली बेस्ड एजेंसी है, ठीक है। सो न्यू दिल्ली बेस्ड इस एजेंसी के साथ में मिलकर के इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने का काम लिया है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 4 को देखिए, यहाँ बोला गया है द 3 स्टेट्स विच आर अंडर दिस प्रोग्राम आर आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड बिहार। तो आपने अभी देखा, मैंने पहले ही बता दिया, बिहार, तेलंगाना और केरला में ये इंप्लीमेंट किया जा रहा है। सो अल्टीमेटली दिस विल नॉट बी द करेक्ट आंसर। सो यहाँ पर जो हमने सही चीज देखा वो क्या है, 1, 2 एंड 3 दीज आर करेक्ट। लेकिन ऑप्शन में क्या 1, 2, 3 दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। तो जो करेक्ट पेयर है वो है 1 एंड 3। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1 एंड 3। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यहाँ आपको थोड़ा सा मैं जूम कर दूं आपके लिए। क्वेश्चन इज रिगार्डिंग उक्साइन सी। सो उक्साइन सी मेनली किसे बोलते हैं, तो उक्साइन सी हमने बोलते हैं हम लोग ब्लैक सी को, ठीक है। ब्लैक सी इज नोन एज उक्साइन सी। सो ब्लैक सी कहाँ है? सो ब्लैक सी हम लोग जानते हैं कि ये ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न एशिया के बीच में है। सो इससे मेनली मान लेते हैं कि ये ब्लैक सी है, ठीक है। तो इसके चारों तरफ कुछ कंट्रीज हैं जिनका नाम आपको याद रखना है। एक है जॉर्जिया, ठीक है, दूसरा रशिया, उसके बाद यहाँ पर है यूक्रेन, ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है रोमानिया, उसके बाद आपको याद रखना है बल्गारिया, ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है टर्की। सो ये कुछ 6 कंट्रीज हैं जो ब्लैक सी को मेनली बाउंड करती हैं। सो ब्लैक सी में मेनली आपको याद रखना होगा, यूक्रेन का मामला अभी जो है न्यूज़ में चल रहा है। तो यूक्रेन का जो इंपॉर्टेंट रीजन है क्रीमिया, ये क्रीमिया इसी पार्ट में आता है, ब्लैक सी के इस रीजन में आता है यहाँ पर क्रीमिया। दूसरी बात, यहाँ पूछा गया है कि उक्साइन सी किसका नाम है, तो बोल दिया भाई ब्लैक सी का नाम है। सो ऑप्शन 1 जो देख रहे हैं आप लोग, दिस सी इज नोन एज रेड सी। सो दिस सी इज नोन एज ब्लैक सी यार, तो ये तो नहीं होगा। तो ऑप्शन पूछा गया था नॉट करेक्ट, तो ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। लेकिन बाकी को भी हम लोग अच्छे से देख लेंगे। मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि ईस्टर्न यूरोप और वेस्ट एशिया के बीच में है। इसके अलावा ये बैरियर बनाता है नाटो कंट्रीज के बीच में और रशिया के बीच में। नाटोज के बारे में एक बात याद रखिएगा, ये 4 अप्रैल 1949 में बने थे। आज के डेट में इसमें 32 मेंबर स्टेट्स हैं। इनमें रिसेंटली 2 कंट्रीज ने ज्वाइन किया है। कौन कौन से कंट्रीज ने? सो आपको याद रखना होगा कि फिनलैंड जो कि अभी इसका 31st मेंबर बना है, और स्वीडन इसका 32nd मेंबर
बना है, तो इन दोनों का नाम भी याद रखेंगे। अभी 32 मेंबर स्टेट्स है नाटो। एंड दिस सी अर्लियर वर नोन एज सी ऑफ जाल्पा। तो ये ब्लैक सी को हम लोग सी ऑफ जाल्पा भी बोलते थे। ये सारे करेक्ट हैं यूक्साइन सी के बारे में, लेकिन ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है। पूछा था इनकरेक्ट कौन सा है, तो हम लोग ने बता दिया। चलते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 को अच्छे से देखिए। दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड विथ अगेन करेंट अफेयर्स। ये भी करेंट अफेयर्स के साथ ही ये क्वेश्चन रिलेटेड है। पढ़ते हैं। द फर्स्ट एवर सेंसस ऑफ वाटर बॉडीज इन इंडिया 2023 विच वॉज रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो उसके रिगार्डिंग कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं ये पूछा है क्वेश्चन में। पहले हम मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो मिनिस्ट्री है ना, ये 2019 में बना था, ठीक है, और बहुत सारी मिनिस्ट्रीज को मर्ज करके बना था, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ रिवर रिजुविनेशन और वाटर रिसोर्सेस, इन सारे को मर्ज कर दिया गया और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति बनाया गया। फिर इस सेंसस में मेनली क्या हुआ, तो इस सेंसस में टोटल 24,24,540 वाटर बॉडीज का सेंसस किया गया थ्रू आउट दी कंट्री, जिसमें सारे स्टेट्स के वाटर बॉडीज, सारे यूटीज के वाटर बॉडीज सारे इंक्लूडेड थे। इस स्टेट के और इस सेंसस के फाइनली वर्जन में हम लोग जो डेटा पाते हैं उसके ऊपर ये क्वेश्चन बनाया गया है। सो डेटा ओरिएंटेड क्वेश्चन ईजी है, समझ लेते हैं। वेस्ट बंगाल हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ टैंक्स, लेकिन वेस्ट बंगाल में हाईएस्ट नंबर ऑफ टैंक्स नहीं है। वेस्ट बंगाल ने टॉप किया था इन हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉन्ड्स एंड रिजर्वर्स। सो वेस्ट बंगाल में मेनली क्या है, पॉन्ड्स है और रिजर्वर है, ठीक है। इसके अलावा टैंक्स तब सबसे ज्यादा कहां पर है, तो ये याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा टैंक्स है। फिर तमिलनाडु हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ लेक्स, तो ये करेक्ट है, तमिलनाडु में हाईएस्ट नंबर ऑफ लेक्स, ठीक है। फिर बात करते हैं, आंध्र प्रदेश लीड्स इन वाटर कंजर्वेशन स्कीम, लेकिन महाराष्ट्र ने इस पोर्शन में लीड किया। महाराष्ट्र has the main lead in water conservation scheme। तो अच्छे से अगर हम समझे तो ये ऑप्शन 1 और 3 हमारा करेक्ट है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मिलिट्री एक्सरसाइज के ऊपर में ये क्वेश्चन आया है। पहले एक बात समझा देते हैं, ये भी एक करंट अफेयर्स बेस्ड ही क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि नोमैडिक एलिफेंट अगर आपके उस साल में हुआ है तो उसी के ऊपर क्वेश्चन बनाया गया। नोमैडिक एलिफेंट एक मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन द आर्मीज ऑफ इंडिया एंड मंगोलिया, ठीक है। सो ये जो इंडिया और मंगोलिया के बीच का मिलिट्री एक्सरसाइज है, इसका पहला एडिशन 2004 से ये एक्सरसाइज हो रहा है। पहला एडिशन ऑलरेडी मंगोलिया में ही हुआ था और रिसेंटली जो 2024 में इसका 16th एडिशन हुआ है। और कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है मेघालय में, ठीक है। सो ये हुआ है मेघालय में, ठीक है, उमरोई इन मेघालय, उमरोई में ये 16th एडिशन इसका हुआ है। अभी बात करते हैं कि इसका 14th एडिशन जो है 2019 में हुआ था। सो ये लास्ट एडिशन चूंकि 2019 में होता है, जिस साल में क्वेश्चन बनाया गया है उसके हिसाब से बोला गया कि 2019 में होता है, ये करेक्ट है। द एक्सरसाइज इज एम टू ट्रेन एलिफेंट्स इन डिफेंस एक्टिविटीज, ये गलत बात है, तो आर्मी के बीच का एक्सरसाइज है ना। लास्ट द फर्स्ट एडिशन नोमैडिक एलिफेंट टुक प्लेस इन ग्वालियर इन मध्य प्रदेश, हमने पहले ही बताया कि 2004 में मंगोलिया में ये हुआ था पहला एडिशन ऑफ नोमैडिक एलिफेंट। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, जो दो हमारे गलत हो गए उनको छोड़ करके ये दो हमारे करेक्ट है, यानी 1 और 2 आर करेक्ट। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। यहाँ क्वेश्चन दिया गया है बटागयका क्रेटर के ऊपर। सो बटागयका क्रेटर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक परमाफ्रोस्ट रीजन है, ठीक है। सो ये एक परमाफ्रोस्ट रीजन है। परमाफ्रोस्ट किसे बोलते हैं? सो परमाफ्रोस्ट एक सॉइल है या एक रॉक्स है, जो सॉइल बेड और रॉक्स जो मेनली थ्रू आउट द ईयर जो है मेनली फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे होते हैं, ठीक है, हमेशा फ्रीजिंग पॉइंट के अंडर में रहते हैं और मेनली पोलर रीजन में पाए जाते हैं। सो हम लोग बात कर रहे हैं बटागयका क्रेटर के ऊपर। ये कहाँ है? सो देखिए, ये पूछा गया बटागयका क्रेटर इज सिचुएटेड इन ऑस्ट्रेलिया फार ईस्ट, लेकिन ये मेनली है ऑस्ट्रेलिया के बजाय शाखा रिपब्लिक ऑफ रशिया में, मतलब ये क्रेटर जो है रशिया में है, पहली बात।
दूसरी बात, द रीजन हैज बिकम फोकल पॉइंट ऑफ स्टडिंग इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द परमाफ्रोस्ट। सो करेक्ट ये बात है, क्योंकि रीसेंट स्टडीज ने 2023 के स्टडीज ने, साइंटिस्ट ने ये बताया है कि ये जो रीजन है, ये जो पहले 1970s में ये बना था एज रेवाइंस, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ड्यू टू द थॉइंग ऑफ द क्रेटर, ये अचानक से ये रीजन जो है सिंक डाउन होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, सो ये सिंक डाउन हो रहा है और अपने जो रफ्तार है उसके 2.5x यानी 2.5 टाइम्स तेजी के साथ में ये सिंक डाउन हो रहा है। सो मेनली ये रीजन जो है क्लाइमेट चेंज के लिए ना सिर्फ रशिया के लिए एक मेजर इशू है, पूरे वर्ल्ड के लिए एक मेजर इशू बनता जा रहा है। दूसरी बात, बटागयका क्रेटर इज अफेक्शनली रिफर्ड टू एज द स्काई इन। तो इसे हम लोग स्काई इन नहीं बोलते, इसे हम लोग बोलते हैं द केव इन। क्या बोला जाता है इसे? द केव इन। ठीक है, सो ये गलत है, ये दोनों सही, ये एक सही हुआ और ये गलत है। फिर आते हैं द परमाफ्रोस्ट थॉज रिलीज इनॉर्मस अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन। तो ये करेक्ट बात है कि इस एरिया से इनॉर्मस अमाउंट ऑफ कार्बन आपका इमिट हो रहा है, जो कि रिस्पॉन्सिबल हो सकता है फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट और द ग्लोबल वार्मिंग इशू। ठीक है, सो ये हमारे लिए एक मेजर इशू बनता जा रहा है, द बटागयका क्रेटर। ऑप्शन के हिसाब से इसका करेक्ट आंसर 2 और 4 होना चाहिए, लेकिन पूछा है क्या? नॉट करेक्ट। ठीक है, करेक्ट मैंने बताया, लेकिन पूछा क्या है? नॉट करेक्ट। सो इस हिसाब से अगर हम देखें तो 1 और 3 आर आवर करेक्ट आंसर, जो कि नॉट करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। यहां आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ तलिस्मान साबरे एक्सरसाइज 2023। सो तलिस्मान साबरे एक्सरसाइज जो कि सबसे बड़ा एक्सरसाइज, ठीक है, इट इज द लार्जेस्ट बाईएनियल एक्सरसाइज। सो ये 2 साल में बाईएनियल एक्सरसाइज है, जो 2 साल में होता है बिटवीन यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया। सो ये एक बाईएनियल एक्सरसाइज है, पहली बात तो यही याद रखें। ठीक है, 2 साल में होता है, और ये किसके किसके बीच में होता है? यूएसए और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया हमारा। दूसरी बात, ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन द 2 कंट्रीज। ठीक है, तो भाई सही है, 2 कंट्रीज के बीच का एक्सरसाइज है। दिस एक्सरसाइज इज हेल्ड फॉर एवरी 4 ईयर्स। ये तो गलत है भाई, 2 साल में होता है ना, 2 ईयर्स में होता है। दूसरी बात, इंडिया ने जो लास्ट एक्सरसाइज 2023 में हुआ था, उसमें एज ऑब्जर्वर जो है भाग लिया था इस मिलिट्री एक्सरसाइज में। तो ना सिर्फ इंडिया ने, याद रखेंगे 3 कंट्री का नाम और एक कंट्री का नाम, इंडिया, सिंगापुर, थाईलैंड एंड फिलीपींस। इन 4 कंट्रीज ने एज ए पार्ट ऑफ ऑब्जर्वर इस मिलिट्री एक्सरसाइज में भाग लिया था। सो ये हो गया हमारा तलिस्मान साबरे एक्सरसाइज। आप ध्यान दे रहे हैं कि अभी तक मैंने ऑलरेडी नोमैडिक एलिफेंट, तलिस्मान साबरे, मिलिट्री एक्सरसाइज के ऊपर में क्वेश्चन बताया। ये सारे जो है करेंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। देखिए पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ राजस्थान मिनिमम गारंटीड इनकम बिल 2023। सो देखो, राजस्थान ने 2023 में एक मिनिमम इनकम गारंटी बिल पास किया अपने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, और इस बिल का मेन मोटिव क्या है, उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन बनाया गया है। सो इस मोटिव को अच्छे से समझते हुए हम लोग ये क्वेश्चन एनालाइज करेंगे। देखिए, बोला गया कि इस स्कीम के अंदर में एवरी राजस्थानी पीपल, मतलब एवरी फैमिली ऑफ दैट स्टेट इज इंटाइटल्ड टू ए गारंटेड एम्प्लॉयमेंट फॉर 125 डेज पर ईयर। तो ये मेनली आपने इसी के रिलेटेड कोई योजना सुना होगा ना, जिसमें गारंटेड एम्प्लॉयमेंट मिलता है। सो ये एक स्कीम है जिसे हम लोग अच्छे से जानते हैं, मनरेगा स्कीम, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। सो ये इसी को रिप्लिकेट करने की कोशिश है और उसी के हिसाब से इसे बनाया गया है। सो दिस स्कीम इज मेनली रिलेटेड विद दैट सेक्शन, और इसमें 125 डे पर ईयर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाएगा टू द पीपल एंड टू द फैमिली ऑफ राजस्थान। दूसरी बात, इस स्कीम के अंदर में कुछ मेनली सेक्शंस हैं जिनको एक पेंशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो मेनली किसे दिया जाएगा पेंशन? एल्डर पीपल्स को दिया जाएगा, वुमेन्स को दिया जाएगा एंड डिसेबल्ड पर्सन को दिया जाएगा। ठीक है, डिसेबल्ड पर्सन को भी, लेकिन ये दिया कितना जाएगा? ये 1000 रुपए दिए जाएंगे, सिर्फ 1000। ठीक है,
सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपए दिए जाएंगे पर मंथ फॉर दीज स्पेसिफिक कैटेगरीज। सो ये ऑप्शन भी गलत हो गया हमारा। फिर बढ़ते हैं, दिस स्कीम इनकम पासिस द फ्लैगशिप ऑफ जवाहर रोजगार योजना फॉर अर्बन एरियाज। लेकिन हमने क्या देखा, ये स्कीम जो है ये किसको इनकम पास करता है, मनरेगा स्कीम को। ठीक है, ये किसको इनकम पास करता है, मनरेगा स्कीम को। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टू इम्प्लीमेंट दिस प्रोग्राम गवर्नमेंट हैज एलोकेटेड 2500 करोड़ एनुअली। तो ये हकीकत बात है कि इन लोगों ने 2500 करोड़ रुपए ही लगाए हैं। मतलब ऑप्शन 1 एंड 4 आर करेक्ट। यहां पूछा था नॉट करेक्ट, तो 2 एंड 3 विल बी नॉट करेक्ट, सो ऑप्शन बी करेंगे इसका आंसर। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो पहले तो याद रखेंगे नॉट करेक्ट खोज के निकालना है। पूछा गया है कि सेकेंड एडिशन ऑफ नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023 के मुताबिक, जो कि नीति आयोग पब्लिश करता है, क्या डेटाज करेक्ट है या रॉन्ग है। सो नीति आयोग के जो रीसेंट डेटाज हैं उनके मुताबिक 13.5 करोड़ पीपल हैव एस्केप्ड फ्रॉम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। तो ये याद रखेंगे कि 13.5% जो है ना, मेनली क्या हुआ है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में ये बताया गया है कि जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है वो डिक्लाइन हुआ इंडिया में। कितना परसेंट डिक्लाइन हुआ है, अप्रॉक्सीमेटली 9.89% डिक्लाइन हुआ है। मतलब 13.5 करोड़ पीपल जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से गायब हो गए। दूसरी बात, रूरल एरियाज में इसका रैपिड डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। सो वो पहले 32.59% था, अब 19.28% है, तो ये करेक्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं, बिहार हैज रजिस्टर्ड द लार्जेस्ट डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ पुअर इंडिविजुअल्स। लेकिन बिहार ने ऐसा कुछ नहीं किया, बिहार में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट डिक्लाइन नहीं हुआ। यहाँ कहाँ हुआ सबसे ज्यादा लार्जेस्ट डिक्लाइन, तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट डिक्लाइन देखने को मिला है। ठीक है, फिर इस रिपोर्ट के मुताबिक बोला गया कि दिस रिपोर्ट कवर्स द कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ पॉवर्टी अक्रॉस 1075 एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट्स। इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 800 प्लस डिस्ट्रिक्ट्स हैं। सो ये तो गलत हो गया। सो ऑटोमेटिकली 1 एंड 2 आर करेक्ट। जो गलत है वो 3 एंड 4 है। हमने नॉट करेक्ट मालूम करना था, सो ये हो गया ऑप्शन सी जो नॉट करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को अच्छे से देखिए। क्वेश्चन नंबर 13, Which state government in India has taken significant step to introduce educational initiative called CM Rise School? देखिए ध्यान से देखिए, अभी तक मैंने 2 क्वेश्चन योजना से पढ़ा है, तो आपके दिमाग में ये भी रखिएगा कि जब 2024 के एग्जाम को आप देने जा रहे हो तो योजना को दिमाग में जरूर रखें। जैसे कि इस साल में 2024 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विकसित भारत का एक पॉलिसी, विकसित भारत का पॉलिसी जो कि अचीव करने का टारगेट लिया गया है 2047 तक, इसका एक पॉलिसी लिया है और इसके अंडर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम पूर्वोदया स्कीम लॉन्च किया है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने झारखंड, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, इन स्टेट्स को इंफ्रास्ट्रक्चरली ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के मुताबिक और इसे डेवलप करने की बात की है। ठीक है, सो ये मेनली जो है ईस्ट रीजन को डेवलप करने के लिए ये पॉलिसी पूर्वोदया स्कीम लाई जा रही है। सो यहाँ पर आपको दिमाग में रखना है कि ये जो स्कीम है ये मेनली हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये बजट का स्कीम है और 2024 में हम लोग एग्जाम दे रहे हैं, तो 24 की योजना को दिमाग में रखेंगे। ठीक है, और बहुत सारे स्कीम्स हैं जैसे कि रूफटॉप सोलर स्कीम, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है 300 यूनिट फ्री बिजली प्रोवाइड करना चाहती है। ठीक है, 1 करोड़ हाउस होल्ड को। ऐसे ही करके आपको जो योजना पढ़ना चाहिए वो दिमाग में रखिएगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने दिमाग में ये लिया कि भाई हम 9000 जो है बच्चों को और 9000 स्कूल्स ऐसे डेवलप करेंगे जिसके थ्रू हमारे स्टेट्स के बच्चों को जो है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर बैकग्राउंड एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा और एक हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा, जहां पर हम लोग स्मार्ट क्लासरूम रखेंगे और स्मार्ट समझ लीजिए कि अच्छे लेबोरेटरीज रखे जाएंगे, लाइब्रेरीज रखे जाएंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू इंडिया के एजुकेशन को अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रही है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने भी यही इनिशिएटिव लिया कि हम लोग किस तरीके से अपने स्टेट के एजुकेशन लेवल को अपलिफ्ट कर सकते हैं, तो ये उससे रिलेटेड एक पॉलिसी है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन से रीसेंट योजना मार्केट में आए हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्रीमेंट ऑन यूज ऑफ लोकल करेंसी फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन आर करेक्ट। सो सिंपली आपसे लोकल करेंसीज में क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछा था और पूछा है कौन सा करेक्ट है। तो देखिए क्वेश्चन क्यों आया, ये भी लॉजिक समझिए। ये क्वेश्चन इसलिए आया था क्योंकि 2023 में आपका एग्जाम हुआ और 2023 में ही इंडियन गवर्नमेंट ने यूएई के साथ में क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। तो देखिए ये मेनली इंडिया और यूएई के बीच में मेमोरेंडम साइन किया गया था, ठीक है। अब इसमें मेनली क्या होता है, जो लोकल करेंसीज का ट्रांजैक्शन होता है वह कुछ इस प्रकार में होता है, जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन है कि कोई भी ट्रेड आप अगर करेंगे तो दोनों कंट्रीज अपने रिस्पेक्टिव करेंसीज में ही पेमेंट्स कर सकती हैं। तो ये करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए भी कंप्लीट अवेलेबल होता है, यानी जितने भी करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन करिए 100% करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए अवेलेबल रहेगा। लेकिन इसमें कैपिटल अकाउंट के लिए कुछ मेनली परमिटेड ट्रांजैक्शन ही अलाउड होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये एग्रीमेंट जो है मेनली एक फ्रेमवर्क है जिसमें ट्रेड सेटलमेंट हर कंट्रीज अपने नेशनल करेंसीज के अंदर में कर सकती है, यानी ये दोनों ही करेक्ट हैं। फिर ये जो एग्रीमेंट है ये साइन किया गया बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड यूएई। सो ये गलत बात है, ये जो साइन किया गया था ये किया था सेंट्रल बैंक्स ऑफ दी रिस्पेक्टिव कंट्रीज ने। तो हमारे तरफ से मेनली आरबीआई ने साइन किया है, ठीक है, और उनके तरफ से उनके जो सेंट्रल बैंक से उसने साइन किया और उनके रिस्पेक्टिव गवर्नेंस ने ये एग्रीमेंट साइन किया है। चौथा नंबर क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं, पीके इंटरमार्क लिमिटेड एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वेयर द फर्स्ट यूजर ऑफ दिस सिस्टम। सो देखिए ये जो पहला ट्रांजेक्शन हुआ था ना बिटवीन द इंडिया एंड यूएई, सो ये हुआ था पीके इंटरमार्क लिमिटेड और इसके साथ में यस बैंक ने जो है पहला ट्रांजेक्शन किया था। पहला ट्रांजेक्शन क्या किया था, सो इन दोनों ने मिलकर के पहला गोल्ड सेटलमेंट किया था, ठीक है, गोल्ड सेटलमेंट किया और वो भी इंडियन करेंसी में, ठीक है, वो भी इंडियन करेंसी के अंदर में किया था। तो ये इसके हिसाब से अगर हम देखें तो ये गलत है, ये भी गलत है, ये दोनों करेक्ट है, यानी 1 and 2 आर करेक्ट। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर 14 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। दिस इज अबाउट नामदा प्रोजेक्ट। सो नामदा प्रोजेक्ट क्या है, पहले इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। सो नामदा प्रोजेक्ट जो एक नामदा क्राफ्ट प्रोजेक्ट है जम्मू एंड कश्मीर का, कहाँ का प्रोजेक्ट है भाई, सो ये जम्मू एंड कश्मीर का बेस्ड प्रोजेक्ट है। नामदा क्राफ्ट जो कि जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है, जहाँ पर हम लोग मिली जो वुल्स होता है उसके थ्रू उनके रग्स बनाते हैं, ठीक है। सो ये मेनली एक क्राफ्ट है जिसमें हम लोग वुल्स के थ्रू उनके रग्स बनाते हैं और ये जम्मू एंड कश्मीर का प्रोजेक्ट है। लेकिन इसे लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंडर में, ठीक है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंदर में। क्यों ऐसे लॉन्च किया गया 2021 में, क्योंकि जब से आप ऐसे देखेंगे कि तो 1998 से लेकर के 2008 के बीच में इस पर्टिकुलर क्राफ्ट का 100% एक्सपोर्ट जो है डिक्लाइन हो गया था। तो इसको रिवाइव करने के लिए ये स्कीम लॉन्च किया गया और क्या किया गया, सो इस प्रोग्राम के अंदर में 2200 कैंडिडेट सिलेक्ट किए गए जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर के 6 डिस्ट्रिक्ट्स में, उनके 6 डिस्ट्रिक्ट्स जिसमें अनंतनाग भी शामिल है, जिसमें मेनली बारामुल्ला भी शामिल है, ठीक है, जिसमें बारामुल्ला भी शामिल है। सो इन डिस्ट्रिक्ट्स में मेनली क्या किया गया, 2200 कैंडिडेट्स को स्किल प्रोवाइड करने के लिए नामदा क्राफ्ट के ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। सो ऑप्शन में यहाँ लिखा गया था आसाम के ट्रेन किए गए, तो ये गलत है, ये सही है। इसके बाद बात करते हैं द एम ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज टू प्रिजर्व इंडेंजर्ड क्राफ्ट्स ऑफ वुल वीविंग। तो मैंने अभी बताया कि वुल से ही रग्स बनाए जाते हैं, सो ये करेक्ट है। दिस प्रोजेक्ट वर्क्स अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। सो ये याद रखेंगे कि जम्मू कश्मीर का एक इम्पॉर्टेंट जो है सेक्टर है कि वहाँ करके पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर ने मिल करके मीर इंटरप्राइज, वहाँ का एक फेमस इंटरप्राइज है, उसने इस प्रोजेक्ट में भाग लिया है, ठीक है। और ये लोग पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल में इस प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे थे। सो ये दोनों करेक्ट है। ऑप्शन के हिसाब से 1, 3 और 4 करेक्ट होगा, यानी हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के तरफ। क्वेश्चन है रिगार्डिंग उड़ीसा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़
हमने जब आपको सिलेबस का वीडियो बनाया था तो आपने याद किया होगा कि हमने बोला था कि उड़ीसा का जो हिस्ट्री है, उड़ीसा का ज्योग्राफी है, वो आपके प्रीलिम्स में रहेगा ही रहेगा। सो देखिए उड़ीसा के हिस्ट्री से क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन है रिगार्डिंग द भौमाकाराज। सो भौमाकाराज ने स्टार्ट किया अपना एरा 736 सेंचुरी में। पूछा है कि व्हाट वाज द लास्ट नोन डेट मेंशन्ड इन भौमाकारा रिकॉर्ड्स। सो सबसे लास्ट नोन डेट भौमाकारा रिकॉर्ड में क्या मेंशन किया गया? सो सबसे लास्ट नोन डेट जो है 213 है। इसके जो लास्ट नोन डेट की हम बात कर रहे हैं, सो इसमें मेनली जो लास्ट नोन रूलर के बारे में जानते हैं हम लोग, वो कौन है? सो वकुला महादेवी। सो वकुला महादेवी के बारे में हम लोग जानते हैं। इस पर्टिकुलर डायनेस्टी का फीचर ये है कि इसमें 18 रूलर्स ने रूल किया है और 18 रूलर्स में से 1/3 रूलर जो है वो वुमेन्स हैं। ठीक है, इसके 18 रूलर्स में से 1/3 रूलर्स जो है वो वुमेन्स हैं। चलते हैं, भौमाकाराज को कंप्लीट कर लिया हमने। अब आगे बात करते हैं भांजाज ऑफ खिंजली मंडला। ये भी क्वेश्चन उड़ीसा से आया है। सो ये उड़ीसा के हिस्ट्री के ऊपर में क्वेश्चन है, भांजाज ऑफ खिंजली मंडला। सो इसके बारे में आपको क्वेश्चन दिया गया कि इसका कैपिटल था धृतिपुरा में, लेकिन इसे लेटर किसी ने शिफ्ट किया है। तो शिफ्ट कहाँ किया था? सो ये चीज़ याद रखेंगे, जो भांजा ऑफ खिंजली मंडला फैमिली है, इसके बारे में जो रिकॉर्ड्स हमें मिलते हैं तो हमें पता चलता है कि सोनपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो है इनके बारे में आपको बताता है। ठीक है, पहला मेंशन आपको मिलता है सोनपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में। ठीक है, इंस्क्रिप्शन के अंदर में आपको इनका पहला रिकॉर्ड देखने को मिलता है सोनपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में, और आपको इनके रिकॉर्ड्स के बारे में पता चलता है। पहला इनका कैपिटल था धृतिपुरा में, लेकिन इनके एक राजा थे जिनका नाम था राजा ययति टू। उन्होंने इस कैपिटल को शिफ्ट किया था और ययति नगर बनाया, जो आज की डेट में अगर मॉडर्न डे में समझे तो बौद्ध डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ है भाई? बौद्ध डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा में आपको ययति नगर आपको देखने को मिल जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के तरफ। क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द महाशिवगुप्ता बाल अर्जुना। सो ये भी उड़ीसा के हिस्ट्री से क्वेश्चन है। ये तीसरा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर आपसे पूछा गया है कि विथ रेफरेंस टू महाशिवगुप्ता बाल अर्जुना विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सो कौन से करेक्ट हैं? सो पढ़ते हैं। ही वाज पंडु वंशी किंग ऑफ साउथ कोसाला डायनेस्टी। तो ये बात सही है कि जो महाशिवगुप्ता बाल अर्जुना है, जिनका मेन क्रोनेशन के बाद टाइटल था महाशिवगुप्ता। ठीक है, सो ये पंडु वंशी किंग थे और दक्षिण कोसाला डायनेस्टी या दक्षिण कोसाला के रूलर थे। ठीक है, दूसरी बात, इनके रेन को हम लोग बोल सकते हैं द गोल्डन एज ऑफ सिरपुर। इन्हें क्या बोल सकते हैं हम लोग? गोल्डन एज ऑफ सिरपुर। ठीक है, तो ये अपने डोमिनियंस को स्वर्णपुरा तक एक्सटेंड करते हैं, जो कि मॉडर्न डे सोनपुर के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने सोनपुर में बहुत सारे टेम्पल आर्किटेक्चर भी बनाए हैं। ठीक है, मोनास्ट्रीज, बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज बनाए हैं। ठीक है, इन्होंने 57 साल 57 ईयर्स से ज़्यादा रूल किया है। सो ये भी करेक्ट है। सो ये तीनों करेक्ट हैं, ऑल थ्रीज आर करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 तक पहुंचने के बाद मैं आपको एक बात बता दूं कि उड़ीसा आईएएस एकेडमी के थ्रू यहां पर आपको ओपीएससी के लिए प्रिपरेशन करवाया जाता है और यहां पर बैच लॉन्च किए गए हैं। और हमारा 2 सेंटर है, एक है लक्ष्मी सागर में और दूसरा सेंटर है जगमारा में। तो आप चाहें तो यहां आकर के ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे क्लासेस कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपको ओपीएससी के बारे में और ज़्यादा नॉलेज हो सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। देखिए, विथ रेफरेंस टू द सेपरेट प्रोविंस ऑफ उड़ीसा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फिर से उड़ीसा के हिस्ट्री के ऊपर में या उड़ीसा के ज्योग्राफी के ऊपर में ये क्वेश्चन आया है। सो ये फॉर्मेशन ऑफ स्टेट के ऊपर में क्वेश्चन है। क्या क्या क्वेश्चन है भाई? तो देखिए अच्छे से समझिए। द ब्रिटिश पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ उड़ीसा's ऑर्डर 1936 गॉट अप्रूवल ऑफ द किंग ऑन 3rd March 1936। उड़ीसा बिकेम द न्यू प्रोविंस ऑन 1 अप्रैल 1936। पहले मैं आपको समझा दूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंडर में ही उड़ीसा प्रोविंस को सेपरेट करने का आइडिया लिया गया था। सो किससे सेपरेट किया गया? बिहार से अलग किया गया। ठीक है, अब उड़ीसा कब बना भाई? 1 अप्रैल 1936 को। ये करेक्ट है। जब उड़ीसा बना तो इसके पहले गवर्नर किसे अपॉइंट किया गया? सो इसके पहले गवर्नर थे सर जॉन ऑस्टिन हबक।
सो इसके पहले गवर्नर कौन थे? गवर्नर ऑफ उड़ीसा सर जॉन ऑस्टिन हबक। और जैसे कि गवर्नर का जो ओथ टेकिंग सेरेमनी होता है तो इसका सेरेमनी कौन करवाया था? तो जो हाई कोर्ट के जज थे, तो हाई कोर्ट क्या था? कंबाइंड हाई कोर्ट था बिहार और उड़ीसा का। इसके जो चीफ जस्टिस थे जिनका नाम था सर कॉटनी टेरल, इन्होंने ही इनका जो ओथ टेकिंग सेरेमनी है उसे सबमिट किया था और उसे करवाया था। ये ओथ टेकिंग सेरेमनी कहाँ हुआ? तो ये ओथ टेकिंग सेरेमनी हुआ था रेवेनशाउ कॉलेज हॉल इन कटक में, ठीक है। सो अल्टीमेटली ये चारों ऑप्शंस करेक्ट दिए गए और तीनों चारों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। सो ऑल द 4 आर करेक्ट। तो चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 20 को डिस्कस करेंगे। यहीं पे हमारा आज का वीडियो खत्म होगा, लेकिन आप बने रहे हमारे सीरीज में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को अच्छे से समझते हैं। महात्मा गांधी विजिटेड उड़ीसा इन, सो आपके सामने 4 ऑप्शन है, पूछा गया है कि कौन सा करेक्ट है, किस साल वो नहीं आए थे। तो आपने अच्छे से समझेंगे, महात्मा गांधी ने 8 टाइम्स उड़ीसा विजिट किया है, ठीक है। 8 बार उन्होंने उड़ीसा विजिट किया है, जो कि डीप रूट बताता है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट में उड़ीसा के लोगों का कंट्रीब्यूशन कितना है। सो पहली बार कब आए थे? सो मार्च 1921 में आए थे। दूसरी बार वो 1925 में अगस्त के मंथ में आए। तीसरी बार वो दिसंबर के 1927 में आए। लेकिन 1930 में वो उड़ीसा नहीं आए थे। तो ये करेक्ट नहीं है, यानी ऑप्शन 4 ये इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन आपसे पूछ सकता है कि वो लास्ट टाइम कब आए थे? सो उन्होंने लास्ट विजिट किया था 1946 में, ठीक है। ये क्लियर आपको ये याद रखना है, उन्होंने लास्ट विजिट किया था 1946 में। ये प्रूव करता है कि उड़ीसा के लोगों का इंडियन नेशनल मूवमेंट में कितना कंट्रीब्यूशन है। ये प्राइड की बात है कि उड़ीसा के लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट में शामिल थे और उड़ीसा एक बेहतरीन स्टेट है। सो ओपीएससी को अगर आपको क्लियर करना है तो बने रहे उड़ीसा आईएएस एकेडमी के साथ में। उड़ीसा आईएएस एकेडमी आपके साथ लेकर के आया है नया बैच संकल्प 3.0, जिसमें ओपीएससी के कोचिंग प्रोवाइड की जा रही है। आपको अगर इसके डिटेल को जानना है तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।